हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा वाले पेपर की 603। प्राकृतिक चिकित्सा में हम बात करते हैं। जेम्स क्यूरी और सर्जन प्लेयर दोनों जो थे उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को अपनाया था। हालांकि ये एलोपैथिक के डॉक्टर थे, लेकिन ये प्राकृतिक चिकित्सा वाली थेरेपी से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने इसकी पद्धति को अपनाया, और न केवल अपनाया बल्कि इसके विशेषज्ञ भी बने। प्रकृति पर आधारित चिकित्सा, और इसमें क्या होता है, विजातीय द्रव्य वो चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होती, मतलब हमारे शरीर के जाति से बाहर के द्रव्य, ठीक है, तो उनको ये बाहर कर देती है। हमारे जीवन शक्ति को प्राकृतिक तरीके से रोगग्रस्त अंग को जीवन शक्ति प्रदान करने का काम हम प्राकृतिक चिकित्सा पर होता है। हमारे जो पंच तत्व होते हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, यही जो तत्व होते हैं ये खुद भी सेल्फ हीलिंग करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की व्यवस्था शरीर स्वयं करता है, ठीक है। मतलब ये जो चिकित्सा की व्यवस्था होती है, शरीर स्वयं को खुद ही हील कर लेता है। जैसे कि हमारा जब हाथ फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर क्या करता है, वो सिर्फ एक पट्टा ही तो बांधता है, बाकी हड्डी खुद ही जोड़ती है। यानी कि कोई ना कोई परम शक्ति तो है, कोई ना कोई जीवन शक्ति तो है, तो वो एक चीज़ होती है, यही प्राकृतिक चिकित्सा में आती है। प्राकृतिक चिकित्सा में प्रतिरोध शक्ति, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, और जीवन शक्ति, इनको विकसित किया जाता है। और इसके बाद ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिक हमारे शरीर से जो विजातीय द्रव्य हो, जैसे ना जब हम कोई चिकना पदार्थ खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है ना, तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो विजातीय द्रव्य है ना। इस तरीके से तो जो भी विजातीय चीज़ें होती हैं वो सब प्राकृतिक चिकित्सा से बॉडी के बाहर निकल जाती है। इसकी कुछ परिभाषा है, जैसे महात्मा गांधी भी इस पद्धति को सपोर्ट करते थे। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से रोग मिट जाते हैं और रोगी के लिए ऐसी जीवन पद्धति का आरंभ होता है जिससे उस रोग की तो पुनः कोई गुंजाइश ही ना हो, है ना। इसमें आपने देखा होगा प्राकृतिक चिकित्सा में कोई भी रोग होता है ना, तो सबसे पहले पेट पर ठंडी पट्टी, गर्म पट्टी, है ना, ये प्रोसेस अपनाया जाता है। इसके पीछे रीज़न होता है, ये क्या करते हैं, जो पेट में जो विजातीय द्रव्य है ना वो इन पद्धतियों से बाहर निकल जाते हैं, और जब पेट क्लीन हो जाता है तो ऑटोमेटिक सारी बीमारी हमारी पेट से ही शुरू होती है, तो बाकी की बीमारियां ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। पंडित श्री रामाचार्य, ये सभी हम जानते हैं कौन है, जो वो है ना जिन्होंने बुक लिखी थी गायत्री परिवार। हाँ, तो प्राकृतिक पदार्थ विशेषतः प्रकृति के 5 मूल तत्वों द्वारा स्वास्थ्य, रक्षा और निवारक उपाय। और 5 मूल तत्व आपको मैंने बता ही दिया, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। इसके बाद है जुस्से वाला, प्राकृतिक शक्ति और शरीर की जो इम्यूनिटी है उस क्षमता के साथ सहयोग करती है ना। और फिर है लुइस कुने, बिना ऑपरेशन, बिना औषधि की उपचार विधि जो होती है ना वो प्राकृतिक चिकित्सा है। इसका उद्भव देखो, जो भी 5 तत्व हैं प्रकृति के, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, है ना, तो वेदों के अलावा पुराणों में भी इसकी उपस्थिति दर्ज है ना। एक बार बुद्ध कुबला ने निवास स्थान पर गए, वहाँ पे एक बौद्ध भिक्षु था जिसको एक सांप ने काट लिया। तो जैसे उसको सांप ने काटा तो बुद्ध ने कहा, जिस स्थान पर सांप ने काटा है वहाँ पर आप गोबर, राख, मूत्र, मिट्टी, जो भी चीज़ मिलती है उसका लेप कर दो, और उस घाव में जो चीज़ पहले मिलना शुरू हो जाती है ना वही उसका उपाय है। आप बगैर समय नष्ट किए उसमें मतलब यदि मान लो मिट्टी उसमें घुल गई है तो मिट्टी का प्रयोग करो। यह पद्धति प्राचीन काल से आ रही है। देखो, औषधियों का प्रयोग रावण के काल से माना जाता है, क्योंकि वो भोग विलासी था, वो उपवास वगैरह नहीं कर सकता था, उसने औषधि की खोज करने के लिए भेजा। कालांतर में औषधियों का प्रयोग अब बढ़ गया है। प्राकृतिक चिकित्सा में योगासन का बहुत अधिक महत्व है, ठीक है। जैसे आप स्टीम बाथ कर लो, एनिमा ले लो, वाटर ले लो, ठीक है, सन बाथ ले लो, ये जो भी हम नाम ले रहे हैं ना, ये सब चीज़ें ये बहुत पुराने टाइम से करती हुई आ रही है। तो आधुनिक नामों से जाने वाले ये सब प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, ठीक है। अब देखो, जो विकास होता है उसमें कई जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अपना योगदान दिया था, जैसे विंसेज प्रिंस, है ना, सिलॉस ओ ग्लिसिन, हरगोर्बन बिजल फैल्के, जैमसन, जोहानसन स्क्रॉथ, है ना, इमैनुअल स्क्रॉथ, अर्नोल्ड रिस्की और डॉक्टर रसे, ये सब हो गया, है ना। एडोल्फ ले लो, हेनरी लिंडार ले लो, अगर आपको इनके नाम याद होते हैं तो आप नाम याद कर लीजिए। अब देखो, इसके 10 पॉइंट्स होते हैं जो कि इसके मूल सिद्धांत है, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत पे कार्य करती है, वो मेन है ना। तो देखो, इसमें क्या होता है, सभी रोग एक है, उनका कारण एक है ना, उनकी चिकित्सा एक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया शास्त्रों में, एक मेवाद्वितीयम ब्रह्म है, ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं। जैसे भारत में विभिन्नता में एकता है, ठीक उसी प्रकार से सभी रोगों का अनेक होते हुए भी रीज़न एक ही होता है ना, रोग एक ही होता है। माना एक परिवार में 4 से सदस्य हैं, वो कुछ भी खाते पीते हैं, अनाप शनाप खाते हैं, कोई व्यायाम नहीं करते, प्राकृतिक वरदान स्वरूप जो भी सूर्य प्रकाश, वायु, जल, है ना, इनका भी उचित सेवन नहीं करते वो, तो आज नहीं तो कल उन्हें रोगी होना ही है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो विजातीय द्रव्य के बाहर आने पर शरीर पुनः स्वस्थ हो जाता है। दस्त, ज्वर, बवासीर, उन्हें कुछ भी हो सकता है ना। मतलब
विजातीय द्रव्य यदि बाहर आ रहा है तब तो ठीक है, शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन नहीं होगा तो फिर वो उल्टी, ठीक है, दस्त, बवासीर, ये सब फॉर्म में बाहर निकलेगा। और मल बहिष्करण में प्रकृति का साथ देना चाहिए। जो मॉर्निंग हमारा रूटीन होता है वो मॉर्निंग में ही करना चाहिए। एक रोग के साथ उपचार में कई रोगों का उपचार होता है, तो ये एक रीज़न होता है। सभी रोग एक है, उनका कारण एक है, उनका उपाय चिकित्सा भी एक है। दूसरी इसमें मूल सिद्धांत आता है, रोग के कारण कीटाणु नहीं है। देखो हम कहते हैं ना हमें कीटाणु ने इफेक्टेड कर दिया, इन्फेक्शन हो गया। एक्चुअली में हमारे शरीर में ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ हमें कोई कीटाणु पकड़े, है ना। शरीर वो माध्यम है ही नहीं जहाँ कीटाणु। ये सब विजातीय द्रव्य होते हैं, यही रोग पैदा करते हैं और यही कीटाणुओं को आकर्षित करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारी बॉडी में कीटाणु आ गए। कीटाणु जैसी कोई चीज़ नहीं होती है बॉडी के अंदर। हमारा ऐसा माध्यम है ही नहीं बॉडी में जहाँ कोई नहीं कीड़ापन पे या कोई कीटाणु आए। हमारे बॉडी में विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद है तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र है। देखो जब भी हम सोचते हैं ना हमें बुखार आ गया, हमें वॉमिट हो गई, या हमें लूज़ मोशन हो गए, जुकाम हो गया, है ना, उल्टी ज़्यादा हो रही है, तो हम सोचते हैं अरे इसकी दवाई लेके इसे दबा दो। एक्चुअल में इसे दबाना नहीं चाहिए। ये हमारे शरीर के विजातीय द्रव्य को तुरंत बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ये एक्चुअल में हमारे मित्र होते हैं। तो जो गलतियाँ हम करते हैं वो हमें रोगी होकर ही प्रायश्चित करनी पड़ती है। तो तीव्र रोग से डरे नहीं, ये हमारे शत्रु नहीं होते, ये हमारे मित्र होते हैं। क्योंकि आप कभी भी देखना, आपने कुछ भी खा लिया, है ना, उसके बाद अगर आपको वॉमिट हो जाती है तो आपको पूरा शरीर हल्का हो जाता है। नहीं, अगर आप उसी चीज़ से पूरे दिन परेशान रहते हैं तो उससे अच्छा है कि आपको तुरंत वॉमिट हो जाए। ये आपके फ्रेंड होते हैं, आपको इन्हें पहचानना चाहिए। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। देखो प्रकृति जीवन का संचालन करती है और ये एक सर्वशक्तिमान शक्ति द्वारा होता है। हमारा जन्म, मरण, रोग, स्वास्थ्य आदि सब चीज़ें वह शक्ति देखती है। हमारे हृदय, मस्तिष्क, नाड़ी, जहाँ भी निर्माण की कुछ भी आवश्यकता होती है, हमारी सेल्स ऑटोमेटिक वहाँ जाके कार्य करने लग जाती है। वह पूरा करती है, उसको हील करती है। देखो आप तंबाकू ज़्यादा खाते हो तो आपको उल्टी हो जाती है, ऐसा देखा होगा आपने। घाव होने पर बिना चिकित्सा के, हड्डी टूटने पर वो खुद ही जुड़ती है। आप तो बस उसमें एक पट्टा ही तो बांधते हो, वो जुड़ती तो स्वयं है ना। यानी कि रोग स्वयं ठीक होता है, प्रकृति खुद ही चिकित्सक होती है। चिकित्सा रोग की नहीं अपितु शरीर की होती है। देखो रोग अनावश्यक रूप से जमा हो जाता है तो वो विजातीय द्रव्य हो जाता है, जो पूरे शरीर में फैला होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग नहीं, पूरे शरीर की चिकित्सा होती है। विजातीय द्रव्य की मात्रा कितनी है, रोग दूर करने के लिए जीवन शक्ति है या नहीं, रोगी कितने समय से चिकित्सा करा रहा है, उसमें उस चिकित्सा को हैंडल करने के लिए धैर्य है या नहीं। कई बार क्या होता है हम एलोपैथिक भी करते हैं, कई चीज़ों का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन हम इतने थक जाते हैं कि और लास्ट में हमें प्राकृतिक चिकित्सा के पास जाना पड़ता है। तो हमें उस पर विश्वास ही नहीं रहता। जब तक आपको किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं रहेगा वो चीज़ आपके इफ़ेक्टिव नहीं होगी, है ना। और आपकी बॉडी में इतनी ताकत तो हो कि जब आप प्राकृतिक चिकित्सा ले रहे हो तो उसमें लगने वाले समय के लिए आप थोड़ा सा नहीं वेट कर पाओ। अगर आप में उतनी जीवन शक्ति नहीं बची है तो प्राकृतिक चिकित्सा आप में काम नहीं करेगी। प्राकृतिक चिकित्सा से पूर्व यदि आपका कोई ऑपरेशन हुआ है और यदि रोगी को उस पर विश्वास, प्राकृतिक चिकित्सा पे विश्वास है या नहीं, ये सब चीज़ें देखकर प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा रोग की नहीं होती अपितु उस पूरे शरीर की होती है। वो शरीर क्या क्या झेल कर आया है अभी तक, उन सब चीज़ों को देखते हुए प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है। फिर है रोग निदान की विशेष आवश्यकता। देखो हमारे क्या होता है, रोग निदान भी विशेष आवश्यक नहीं है। देखो ऐसा होता है हमारे अगर बॉडी में मांस की खाल नहीं चढ़ी होती, है ना, एक पारदर्शी झिल्ली लगी होती, बस उसी से हमारा पूरा शरीर दिखता हुआ रहता, तो क्या होता, आप तुरंत पता लगा लेते अच्छा शरीर के इस हिस्से में है प्रॉब्लम, इस वजह से यहाँ दर्द हो रहा है या आपके साथ ये चीज़ हो रही है। लेकिन प्रकृति ये खुद भी नहीं चाहती कि आप इस तरीके से ट्रीटमेंट करें, है ना। प्राकृतिक चिकित्सा शरीर में आए परिवर्तन व होने वाले कार्यों को दृष्टिपात करके मिनटों में रोग का कारण जान सकती है। क्योंकि अगर हम ट्रांसपेरेंट से होते हैं तो हम देख के पता लगा लेते और ऑटोमेटिक दवाई कर लेते, लेकिन प्रकृति ये सब हस्तक्षेप नहीं चाहती है। प्रकृति ये चाहती है कि जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उससे आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा है, आप उसी से जान जाओ कि इसमें रोग के निदान के लिए ये मतलब हम ये चेंजेस करेंगे तो हमारे रोग का निदान हो जाएगा। इसके अंदर कोई वो नहीं चाहिए, स्पेशलिटी नहीं चाहिए हमें। फिर जीर्ण रोग ठीक होने में टाइम लगता है। देखो कभी कभी क्या होता है, रोग का उपचार ही नहीं वरन सभी विषयों को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है ना। मान लो आपको 3-4 महीने से आप
मतलब 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, कभी कभी साल, जैसे बीज बोने के बाद प्रतीक्षा करनी पड़ती है ना, फिर दूसरी जगह आप बो दो तो वह नहीं उगेगा। वैसे ही आप एक डॉक्टर से दवा खाया है, उससे आराम नहीं मिला तो दूसरे के पास चले गए, दूसरे के पास आराम नहीं मिला तो तीसरे के पास चले गए, और लास्ट में थक हार के आप प्राकृतिक चिकित्सा के पास आते हो। तो पहले जो आपने दवाइयाँ ली है उससे जो ज्वर आपका दब गया था या दूसरी कोई डिजीज़ थी वो दब गई थी, तो प्राकृतिक चिकित्सा का जब भी आप इलाज लोगे ना तो पहले दबी हुई चीज़ें बाहर निकलेंगी, ठीक है, उसके बाद आपकी जो ओरिजिनल चीज़ थी उसका इलाज होगा और आप तुरंत ठीक हो जाओगे। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा थोड़ा समय लगता है लेकिन ये जड़ से ख़त्म करती है। प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं। देखो अभी यही बात की, दवाई का मतलब होता है दबाने वाली, ये नाम से स्पष्ट है, ये रोग दबाती है। प्राकृतिक चिकित्सा उभरती है, एक एक उल्टे क्रम में रोग उभरते हैं। जैसे जैसे दस्त में आप दवा लेते हो तो दस्त तो दब गया, लेकिन दस्त के बाद मान लो आपको ज्वर होने वाला था, है ना, तो वो क्या हुआ, वो भी दब गया। अब प्राकृतिक चिकित्सा क्या करेगी, आपको 7 दिन या 14 दिन दवाई देगी, आपका क्या होगा, इससे ज्वर बाहर आएगा पहले, है ना, फिर आपका दस्त जाएगा। तो इस तरीके से ये 7, 14, 21 दिन का प्रोसेस होता है और यही जो होती है वो दबे रोगों को ठीक करती है। मन, शरीर, आत्मा तीनों चिकित्सा एक साथ होती है इसमें ना, मन की, शरीर की, आत्मा तीनों। देखो आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि प्राकृतिक चिकित्सा से मेरी बॉडी ठीक हो जाएगी, है ना। आपकी आत्मा भी ये चीज़ मतलब आपकी आत्मा और आपका शरीर और आपका मन तीनों का विश्वास होना चाहिए। प्राकृतिक उपचार में आप उत्तेजक दवा नहीं दे सकते हो, जैसे एलोपैथिक में उत्तेजक दवा मिल जाती है तो आप खाते हो और ज्वर ठीक हो जाता है, तुरंत आप बुखार से फ्री हो जाते हो। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कोई उत्तेजक दवा काम में नहीं ली जाती, इसलिए ये बॉडी के लिए सेफ़ होती है। चलिए अब देखो, ये जो भी 5 तत्व होते हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। देखो आकाश में क्या होता है, मन में संयम, ठीक है, उपवास द्वारा या कम खाकर या इंद्रियों को कंट्रोल करके आप चंचलता को नष्ट कर सकते हो। मतलब आपकी बॉडी में संयम नहीं है, आपका मन चंचल है, तो आप क्या करो, आप उपवास करो, खाना कम खाओ, आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो। मान लो आपको ये भी चीज़ खरीदने का मन है, वो भी खरीदने का मन है, आप उसको कंट्रोल करो, आप धीरे धीरे उस पर काबू पा लेंगे, तो आप अपने मन में संयम लाओ। दूसरा सदाचार, तन व मन पवित्र, आत्म शांति और सुख। फिर है मानसिक अनुशासन, अच्छी भावना, उत्साह, संचार और हल्का महसूस करना, ये सब मानसिक अनुशासन है। ब्रह्मचर्य द्वारा इंद्रिय नियंत्रण, 8 प्रकार के मैथुन त्याग कर विश्राम, प्रसन्नता से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ब्रह्मचर्य, देखो ब्रह्मचर्य सिर्फ वही नहीं होता जो जनरली हम लोग समझते हैं। ब्रह्मचर्य में आप अपने मन पे भी कंट्रोल करते हो, है ना, और विश्राम करके भी आप मतलब ब्रह्मचर्य को फॉलो कर सकते हो। कई तरीके से आप ये बुक में भी पढ़ सकते हो, इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, मैंने बस इतना लिखा है। इंद्रिय नियंत्रण, इंद्रिय नियंत्रण में आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मन को कंट्रोल में रख के चलना, है ना, ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिनकी तरफ आकर्षित होने से हमारा नुकसान होता है, तो उनसे मन को कंट्रोल करके रखना। फिर है वायु तत्व, देखो वायु तत्व हो गया, पवन स्नान द्वारा आप मॉर्निंग वॉक करो, टहलो, बगीचे में घूमो, बाथ लो बाहर, है ना, और भातरी और भीतरी शुद्धि। मोर पंख की जो हवा होती है, जो कि हम झाड़ा भी कहते हैं, तो उससे भी पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं, तो वो पवन द्वारा आप स्नान करते हो। देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, आप जैसे ये आपकी नज़र उतरती है तो आप अग्नि द्वारा खुद को शुद्ध करते हो, आप गंगा जी में डुबकी लगाते हो तो आप जल द्वारा खुद को शुद्ध करते हो। ऐसे वायु में जैसे मोर पंखी हो गया, जो भी झाड़ा दिया जाता है तो उसमें आप हवा द्वारा खुद को शुद्ध करते हो। यही सब चीज़ें आपको नेचर से कनेक्ट करती हैं, नेचर आपको ट्रीट करती है। ये सब चीज़ें गलत नहीं होती, ये हमारी पुरानी पद्धतियाँ हैं जो अब जाके वापस से काम आ रही है, और हम योग कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। हृदय आनंदित होता है, खांसी, ठीक है, फेफड़े के रोग, अशुद्ध वायु, है ना, ये सब हमारे बॉडी से निकल जाती है। सूर्योदय के समय टहलना बहुत ही लाभदायक होता है। फिर है प्राणायाम द्वारा उचित ज्ञान करके मतलब प्राणायाम का आप उचित ज्ञान करो, जैसे पूरक, कुंभक और रेचक होता है, आप उसका उचित ज्ञान करो। आपको उज्जयी करना है, आपको भ्रामरी करना है, शीतकारी, शीतली, जो भी करना है, तो प्राणायाम द्वारा भी आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन कर सकते हो, विजातीय द्रव्यों को बाहर निकाल सकते हो। उसके बाद है जलाशय, देखो जो हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं ना, तो उससे हमें बुद्धि और दीर्घायु प्राप्त होती है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप उनको भी बताइए कि वो ये काम अभी से ही शुरू कर दें, क्योंकि सूर्य भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप उनसे अपनी शुद्धि करवाते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि हमें ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। मानो जो अक्षय कुमार हैं, हम जानते हैं अक्षय कुमार का आज तक का रिकॉर्ड है कि वो सूर्योदय से पहले उग जाते हैं और शाम को 6 बजे के बाद वो कुछ भी नहीं खाते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि यदि आपकी बॉडी को नीड ही नहीं होती है 6 बजे के बाद भोजन की, आपने 6 बजे तक जितना खाना था खा लिया, उसके बाद आपकी बॉडी उसी में से सब कुछ कर लेती है। आप सुबह उठो और सनराइज़ देखो, आपको इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी, इतना आपका टाइम बचेगा, मतलब आप कहीं से भी खुद को लेट लतीफ़ महसूस नहीं करोगे, है ना। और जो ये होता है ना सुख दुख, लोभ, माया, मोह, ये सब आपसे
दूर हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि सूर्य की किरणें क्या करती है, सारी नेगेटिविटी को हटा देती है। आपने वो देखा होगा सन गेजिंग कहते हैं जिसे, जिसमें क्या होता है, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है और आप मॉर्निंग में उठ के जो हल्की सूर्य की किरणें होती है ना सन रेज वाली, अगर आप उनको कंटिन्यू देखते हैं तो आपका चश्मा हमेशा के लिए हट जाता है। उसको ज़्यादा टाइम तक नहीं देखना होता, हल्की जो पिंक कलर की सूर्य की किरणें होती हैं ऑरेंज सी, बस हल्की सी वही देखनी होती है सन गेजिंग, उससे आपका चश्मा हट जाता है। क्योंकि आप खुद सोचो, जो सूर्य की किरणें बीज में से पौधे को निकाल सकती है, तो क्या आपकी चश्मे को नहीं हटा सकती, वो आपके नए ब्लड सेल्स नहीं बना सकती। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम नेचर के कनेक्ट में रहेंगे तो हमें वो फ़ायदा करेंगे। फिर है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व होता है जीवन उत्पादक। देखो अग्नि को ये माना गया है कि अग्नि ही जीवन उत्पादक है, जीवन की उत्पत्ति अग्नि। फिर है सूर्य प्रकाश विश्लेषण। देखो स्पेक्ट्रम हम सब जानते हैं, एक सिरा बैंगनी, एक सिरा रेड और अल्फा बीटा गामा किरणें होती हैं। फिर है अल्ट्रावायलेट, रक्त की कमी, अंगों में सूजन और चिकित्सक यंत्र, है ना। तब आप अल्ट्रावायलेट मतलब क्यों यूज़ की जाती है अल्ट्रावायलेट किरणें, ये इसीलिए की जाती है अगर आपको अंगों में सूजन है, ठीक है, और कोई ब्लड लॉस हुआ है आपको, तो अल्ट्रावायलेट किरणें आपकी यूज़ की जाएंगी। फिर है लाल कलर। देखो लाल में क्या होता है, ये स्नायु मंडल को उत्तेजित करता है। अगर आप एनीमिया के पेशेंट हैं तो आपको लाल कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। अगर आपको गठिया है तो आपको लाल कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। अगर आप में चंचलता ज़्यादा है, मौज मस्ती ज़्यादा है, तो आपको रेड कलर के वस्त्र पहनने चाहिए, उसे कंट्रोल करने का कार्य करता है। नारंगी। देखो नारंगी होता है हीट, हीट बढ़ा देता है ना। कोई भी पुराना से पुराना जीर्ण रोग होते हैं उसको दूर करने के लिए, है ना। आपके दमा की प्रॉब्लम है, नसों की बीमारी है, कोई लकवा आ गया है, तो आपको नारंगी कलर पहनने चाहिए, जो आपको एनर्जेटिक रखेगा, आपको हीट प्रदान करेगा। पीला, बसंत ऋतु में ही पीले कलर का यूज़ होता है। ये क्या करता है, मलावरोध को दूर करने का काम करता है ना। अगर यदि आपको पेट से संबंधित कोई कब्ज की संबंधित प्रॉब्लम है, आप येलो कलर पहनो। आपके ज्ञान तंतुओं को ये उजागर करता है, चैतन्य की अवस्था लाता है, तो आप येलो कलर पहनो। पाचन क्रिया अगर आपको बढ़ानी है तो आप येलो कलर का यूज़ करो, आप येलो कलर के कपड़े पहनो, ज़्यादा से ज़्यादा येलो चीज़ें खाओ। हरी, हरी चीज़ें देखो आँखों को कितना सुकून करती है, आपकी त्वचा पे कितना अच्छा लगता है, तो आँख व त्वचा के लिए हरा कलर बहुत अच्छा है। चर्म रोग में हरा कलर बहुत अच्छा है। ये जो ब्लड होता है उसको प्योरीफाई का काम करता है, तो आप हरा कलर पहनो, आपको विजातीय द्रव्य शरीर से बाहर निकालने में ये हेल्प करेगा। आसमानी, ठंडक शांति अगर आपको चाहिए तो आप आसमानी कलर, गर्मी चाहिए तो, और आसमानी प्रयोग से पैचेस जैसी जो प्रॉब्लम होती है उससे भी निजात पाया जा सकता है। अगर आपको लगता है ये पेशेंट पैचेस का है, तो आप उसे बता सकते हो कि आपको आसमानी कलर पहनना है, या उसे अतिसार की प्रॉब्लम हुई है, या उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम हुई है, तो आसमानी कलर। आपने देखा ना जो हमारे चक्र होते हैं, तो ऊपर गले वाला कैसा होता है, नीला कलर होता है ना। तो मतलब जो हेड के आसपास की चीज़ें, तो आसमानी कलर उसमें इफेक्टिव होता है। आपको कोई पथरी हुई है, कोई मूत्र का विकार है ना, तो उसमें भी आपको आसमानी कलर का कपड़ा पहनना है। भक्ति व प्रेम भी आसमानी से रिलेटेड है। फिर नीला कलर, नीला होता है शांतिदायक, है ना। इसकी कमी पर ज्वर, अतिसार, पेट में मरोड़, टॉन्सिल, मुंह में छाले, ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नीला कलर देखना है, प्रयोग करना है। फिर बैंगनी, नीले व हरे की भांति शीतल होता है और ये भी शरीर का ताप घटाता है। यदि कोई पागल कुत्ता काट जाता है और या आपको स्नायु से संबंधित कोई दुर्बलता है, तो आप कोशिश करें बैंगनी रंग का प्रयोग करने का शुरू कर दें। फिर है नीलोत्तर, भयंकर रोग के कीटाणु नष्ट करता है, मासिक धर्म संबंधी रोग, हड्डी का टेढ़ापन, मधुमेह, तो आप नीलोत्तर कलर का प्रयोग कर सकते हैं। जल का मैंने बताया ही था, जो आप जल में वो करते हैं, अर्घ देते हैं। फिर है मृदु, स्थायी और अस्थायी। मृदु होता है दरिया का पानी, वर्षा और कुओं का, है ना, जिसमें कपड़े आप अच्छे से धो सकते हैं। मृदु। स्थायी क्या होता है, स्थायी होता है पीने वाला, वह मन निद्रा दूर करता है, शीतलता, सरलता, हल्कापन। अस्थायी होता है जल को उबालकर कठोरता दूर। पृथ्वी तत्व, मिट्टी के गुण, सभी दुर्गंध को मिटाता है। ठंड गर्मी सामान्य बनाने की क्षमता होती है, ताप नियंत्रित, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड। देखो पृथ्वी तत्व बहुत अच्छा होता है, हम सभी को, हम मिट्टी के हैं, हमें मिट्टी में मिल जाना है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, पृथ्वी तत्व हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आप अभी भी सुबह उठ के पृथ्वी माता को नमन नहीं करते हैं, उन्हें नहीं छूते हैं, तो अभी से उसे छूना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। ठंड गर्मी सामान्य बनाने की क्षमता, ताप नियंत्रित, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड, ये मतलब बैलेंस का काम करता है। अशुद्ध जल शुद्ध करता है पृथ्वी तत्व। बड़े बड़े फोड़ों पर यदि आप मिट्टी रख देते हैं तो वो पककर फूट जाते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ये सब चीज़ें। अब हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया, अब हम विजातीय द्रव्य भी डिस्कस कर लेते हैं। जो शरीर की जाति का नहीं हो वही विजातीय होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये विकार हमारे खून में, हमारे मांस के साथ मिलकर स्वस्थ शरीर का ये भाग नहीं बन सकते, उन्हें पोषण नहीं दे सकते, उल्टा उन्हें नुकसान ही बनाते हैं। जैसे हमारा रोग, मल,
विकार दोष होता है, जहर विकृति का होता है, मूत्र पसीना कफ फोड़ा फुंसी, यदि ये हमारे शरीर में रह जाए तो ये बहुत अधिक मात्रा में विकार उत्पन्न करता है। दोष विकार सड़ा मल, अप्राकृतिक खान पान, जीवन शैली। नाक से देखो कोई भी कीटाणु हमारे शरीर में घुस जाए, कोई भी धूल के कण दुर्गंध गैसें, तो वो विजातीय द्रव्य उत्पन्न करते हैं। मुंह से प्रवेश, जल खाद्य पदार्थ और गंदगी, है ना, मुंह से आप कुछ भी गलत सलत खा लो तो वो। फिर विषैले जंतु के काटने से, सांप बिच्छू अगर आपको काट जाते हैं तो उनका जहर आपकी बॉडी में विजातीय द्रव्य है। दवा के प्रयोग, आप ऐसी ऐसी दवा प्रयोग कर लेते हो जो विषैली दवा होती है, कोई सुई आपने गलत लगवा ली, गैस, नशीले पदार्थों का सेवन, तंबाकू, गांजा, चरस, सिगरेट, ये सब। आपकी वंश परंपरा में किसी को कोई बीमारी है तो वो भी आपके लिए विजातीय है। अप्राकृतिक जीवन शैली, चटपटा मसाला आप खा रहे हो वो विजातीय है। जीवन शक्ति की कमी, दुर्बलता, मल, विजातीय द्रव्य। मिथ्योपचार, आकस्मिक दुर्घटना, रोग उत्पादक जीवाणु। देखिए हमने मिट्टी के बारे में पढ़ा, जो पृथ्वी तत्व होती है मिट्टी। अब देखो मिट्टी कितने तरीके की बीमारी में आप काम कर सकते हो, देखो सोचने वाली बात है, सोचो। देखो मिट्टी सभी रोगों की रामबाण औषधि होती है ना। तो अब आप देखिए ये विषैले तत्व को कैसे नष्ट करती है। पहला, अगर आपको उल्टी है तो उसके लक्षण क्या आएंगे, आपको मुंह से उल्टी होगी, आपको पेट दर्द होगा, जी मचलाएगा, आपको खट्टी डकारी आएगी, पित्त बढ़ेगा, गैस बढ़ेगा, संक्रमण आपका बढ़ जाएगा। अब आप उसका कारण क्या हो सकता है, या तो आपने खाना ऐसा खाया है जो पच नहीं रहा हो, खाने पीने की मात्रा आपने ज़रूरत से ज़्यादा ले ली, या आपका समय सही नहीं है वहाँ पे आपने भोजन कर लिया, या पाचन में ही आपकी कोई विकृति आ गई है, पाचन तंत्र में ही, तो आपको वमन होगा। इसकी चिकित्सा क्या होती है, आपको 30 मिनट में 2 बार गीली पट्टी का लेप करना है। जब गीली पट्टी मतलब सूखने लगती है तो आप उसे वापस भिगोएं और वापस ठंडी पट्टी का लेप करें। आप अपनी आंखों पर भी मिट्टी का लेप करें क्योंकि वो आपको ठंडा का एहसास दिलाएगी। तो ये इसकी चिकित्सा पद्धति है। आप इसे दिन में 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं। तो ये क्या करेगी, आपको वमन में मदद करेगी, क्योंकि ये पेट पर से विजातीय द्रव्य आपका निकाल देगी, और जैसे विजातीय द्रव्य निकलेंगे आपका पेट हल्का हो जाएगा और आपको वमन नहीं होगा। फिर है अल्सर। देखिए आज की जो खान पान की पद्धति है उसमें अल्सर बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि मिर्च मसाला भी सही नहीं होता, सब केमिकल युक्त होता है, खाना पीना आपका सब केमिकल वाला है, वो कहाँ पचेगा, वो पच ही नहीं पाता है, तो वो आपके पेट में छाला बना देती है। तो आप पेट आंतों में, इसके लक्षण क्या होते हैं, आपको पेट में जलन होगी, दर्द होगा, छाती में जलन होगी, घबराहट होगी, प्रतिरोधकता कम होगी। इसका कारण क्या होता है, वही मिर्च मसाला भोजन, समय से खाना नहीं खाना, अपच रहना, है ना, या पाचन में कोई प्रॉब्लम हो गई है। ये वंश परंपरा भी हो सकती है, आप गरिष्ठ आहार खाते हो या मांसाहारी आहार खाते हो तो भी ये प्रॉब्लम होती है। इसकी चिकित्सा क्या है, मिट्टी पेट के अग्नि तत्व जो अल्सर बनाते हैं उसको कम करती है। आप 30 मिनट के लिए दिन में 2 बार पेट पर लेप करें मिट्टी का, या फिर आप मिट्टी की पट्टी करें, और जैसे वो पट्टी गर्म होने लगती है आप वापस ठंडी पट्टी कर दे बदल कर, पूरे शरीर की गर्मी को दूर करेगा। आप पंख स्नान भी कर सकते हैं। अब है आपका सिर दर्द, ये देखो सिर दर्द कभी भी कोई रोग नहीं होता, आपके शरीर में कोई ना कोई ऐसे असामान्य घटना घटित हो रही है जिसकी ये प्रतिक्रिया होती है। तो सिर दर्द से कभी घबराए नहीं, आप अपने आप को एनालिसिस करिए कि आज कहाँ मेरे से गड़बड़ हुई है। इसके लक्षण होते हैं, सिर में दर्द होता है, आंखों में भी भारीपन हो जाता है, दर्द होता है आगे और पीछे सिर में दोनों तरफ, आपको नींद नहीं आएगी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होगा, मानसिक तनाव आएगा। कारण कष्ट ठीक प्रकार, आपको कब्ज है ना वो ठीक, आपका पेट साफ नहीं होता, गैस बनती है, अत्यधिक आप तनाव लेते हो, चाय या कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन करते हो। इसकी चिकित्सा क्या है, मिट्टी के विजातीय द्रव्यों का निष्कासन, ये इसकी चिकित्सा होती है। पेट व सिर दोनों को आप ठंडा करो, वही 30 मिनट के अंतराल पे आप सिर पे पट्टी रखो, पंखे स्नान करो, इस तरीके से तो आपको रिलीफ होगा। उसके बाद है देखो बुखार जो मुंह पे तपन होती है, अंग अंग में शिथिलता, है ना, आप ऐसे मतलब डाउन से पड़ जाते हो, बिल्कुल पूरा शरीर में विजातीय द्रव्य आपका फैल जाता है। लक्षण क्या होते हैं, आपका ताप बढ़ जाता है बॉडी का, हृदय गति श्वास बढ़ जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, आप थकान, आपको ठंड भी लगने लग जाती है, ये इसके सिम्टम होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, बाह्य या रोगाणु संक्रमण, कहीं से बाहर से आप इफेक्टेड हो गए, मौसम परिवर्तन, आपने ठंडी या गर्म एक साथ कोई चीज़ का सेवन कर लिया, आपका आहार जो है संयमित नहीं है, असंतुलन में आ गया, है ना, आप इधर उधर कहीं घूमने चले गए और आपने कुछ गलत खा लिया। तो इसकी चिकित्सा क्या होती है, आप पेट पर गीली पट्टी रखें, 30 मिनट में 2 बार, ये विजातीय द्रव्य को सोख लेती है, आपके शरीर को हल्का कर देती है ना। तो जैसे भी आपने देखा होगा बुखार में सिर पर भी पट्टी रखी जाती है, वो भी एक तरीके का ट्रीटमेंट होता है, पर हम मिट्टी की पट्टी की बात करें तो मिट्टी की पट्टी पेट पर रखनी है आपको इस तरीके से, क्योंकि पेट क्लीन होगा तो ऑटोमेटिक सारी बीमारियाँ आपकी हट जाएंगी। उसके बाद है कर्ण क्या होता है, आपके कानों में कोई मैल है, कोई ट्यूमर है, या कान का ठीक विकास ही नहीं हो पाया है, या आपका पर्दा है, कभी कभी मधुमेह के कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, कान का पर्दा भी फट जाता है। इसकी चिकित्सा क्या है, वही 1 घंटे के लिए दिन में 2 बार पट्टी करनी चाहिए, सिर व आंखों को भी ठंडक प्रदान करनी चाहिए। फिर है ब्रोंकाइटिस, श्वास नली, अचानक से अल्प व
मतलब कम समय के लिए और दूर तक के समय के लिए ये वाला रोग हो सकता है, जिसे हम अस्थमा वगैरह भी कहते हैं ना, वैसे ब्रोंकाइटिस। लक्षण: सूखी खांसी हो गई आपको, छाती में जकड़न हो गई, श्वास आवाज़ में सांस फूल रही है, तीव्र बुखार है, सिर दर्द है, छाती में स्टेथोस्कोप से घरघराहट की ध्वनि। कारण: निमोनिया, जुकाम। चिकित्सा: पेट, छाती पर गर्मी, पट्टी, पंख स्नान और सूर्य स्नान। अब देखो हम बात करते हैं थायराइड। देखो थायराइड जो होता है वो गले की बीमारी होती है ना। हमें ऐसा लगता है कि थायराइड का कोई प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है, जबकि ऐसा गलत है। गर्दन के सामने मुख्य श्वास नलिका की जारोड़ की लिपटी रहती है। इसमें ट्राई आइडोथायरोक्सिन और थायरोक्सिन हार्मोन उपस्थित रहते हैं। इस रोग से थायरोक्सिन हार्मोन अत्यधिक स्रावित होने लगता है। ठीक है, इसके लक्षण होते हैं: एक तो आपकी बॉडी बिल्कुल लेथार्जी, मतलब ऊर्जा का क्षय, आपको भूख ज़्यादा लगेगी लेकिन शरीर में कोई ग्रोथ नहीं होगी, शरीर दुबला हो जाएगा, गर्मी अधिक लगेगी, पसीना अधिक, कमजोरी, सुस्ती, मानसिक शारीरिक क्रिया, आवाज़ में भारीपन, बहरापन। अब मिट्टी की चिकित्सा: आप गले पर मिट्टी की पट्टी का कम से कम दिन में 3 बार, है ना, आधे आधे घंटे के लिए आप लेप करें। ये आपके हार्मोन की सक्रियता को बढ़ाएगा, विजातीय द्रव्य दूर करेगा। गीली मिट्टी जो होती है 30 मिनट के लिए दिन में 2 बार आंतरिक गर्मी को शांत करेगा। आंखों पर भी कर सकते हैं, सिर पर भी कर सकते हैं। ठंडक स्नान और पंख स्नान। मोटापा: शारीरिक अंगों की कार्यकुशलता को कम कर देता है, भीम का शरीर कर देता है। आप ना तो कुछ खा सकते हो ढंग से, ना कुछ पहन सकते हो। लक्षण: आपका एक तो लगातार वजन बढ़ेगा, मोटापे से चलने फिरने में कठिनाई होगी, थाइस के आसपास भी स्किन कट जाती है मोटापे से, क्योंकि आप चलते तो वो रगड़ खाती है ना। पसीने की दुर्गंध आती है, प्यास में वृद्धि, आलस से, और आपका किसी भी कार्य करने में रुचि में मन नहीं लगता है, आप बहुत ही मोनोटोनस हो जाते हो। इसका कारण क्या है? ये तो आप गरिष्ठ भोजन खाते हो या आप चिकने पदार्थ खाते हो, आप व्यायाम नहीं करते हो, और अनुवांशिक कारण भी हो सकता है, भूख पे नियंत्रण, या हार्मोन का डिसबैलेंस भी हो सकता है। अब मोटापे की क्या चिकित्सा है? मूल कारण से यह विजातीय द्रव्य एकत्रित होते हैं ना बॉडी में, ये उसी का ही परिणाम होता है। आप वही मिट्टी का लेप करें, दिन में 2 बार 30 मिनट के लिए विजातीय द्रव्यों का निष्कासन के लिए गीली मिट्टी की पट्टी का लेप करें। यह पेट की आंतरिक गर्मी को शांत करेगी, पूरे शरीर की गर्मी दूर करेगी। आप अंग स्नान भी कर सकते हैं। अच्छा, हम कहते हैं ना प्राण चिकित्सा, तो चलिए बात करते हैं प्राण चिकित्सा के लाभ। तो आप देखिए, शारीरिक लाभ है, मानसिक लाभ है, भावनात्मक लाभ है, आध्यात्मिक लाभ है, सामाजिक लाभ है। शारीरिक लाभ क्या होता है? श्वसन, नाक में संक्रमण, दमा, सर्दी, खांसी, जुकाम। त्वचा कैसी होती है? खाज, खुजली, जलना, कीड़ा, फुंसी, कील मुहासे, त्वचा में ये सब चीज़ें दिखती है। हृदय में क्या होता है? हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक, रोग धमनी, शिरा। ठीक है, फिर रक्षा व प्रतिरक्षा तंत्र पे भी इफेक्ट करती है। जो रक्त है, त्वचा है, नेत्र है, कान है, थाइमस है, प्लीहा है, उन पे। अस्थि और पेशी तंत्र, गठिया, ऐठन, खिंचाव, मोच, अकड़न। पाचन संस्थान क्या होता है? उल्टी, दस्त, कब्ज, अल्सर, बवासीर और पथरी, ये सब होने लग जाते हैं। मूत्र व जनन में मासिक धर्म नहीं आते, नपुंसकता हो जाती है, रतिज रोग हो जाता है, फिर अबांझपन भी हो जाता है। मस्तिष्क रोग में माइग्रेन, मिर्गी, आँख, कान, गले में मोतियाबिंद, लालिमा, कान बजना, गला खराब, अंतःस्रावी ग्रंथि, मधुमेह, थायराइड। मानसिक लाभ में क्या होता है? एक तो सोचने समझने की क्षमता, संज्ञानात्मक, सकारात्मक, प्रभाव, नकारात्मक। भावनात्मक लाभ, उसके बाद है चिड़चिड़ापन, चिंता, तनाव दूर, मानसिक विकार के लिए वरदान है। आध्यात्मिक लाभ, हृदय चक्र, सहस्त्र चक्र अधिक विकसित, व्यक्ति की पात्रता विकसित। सामाजिक लाभ, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, वैनिकतावाद, प्राणी से सामाजिक ढांचा मजबूत, भूख शक्ति, झाड़ फूक, जूते, चप्पल, चमड़ा, हड्डी, तब प्रभावशाली है। हमारे 11 चक्र पढ़ लेते हैं। मूलाधार, काम चक्र, कटी चक्र, नाभि चक्र, प्लीहा चक्र, सौर जालिका चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, है ना, ललाट, भ्रुकुटी, ललाट और वृद्ध चक्र। देखो मूलाधार हम जानते ही हैं, रीढ़ की हड्डी का अंतिम सिरा होता है, भौतिक ढांचा नियंत्रित, जननांगों को प्रभावित करता है। मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग, हष्टपुष्ट, आप स्वस्थ रहोगे। कमजोर, शरीर कमजोर रहता है। छोटा, रीढ़ की हड्डी झुकी हुई, पेड़ की जड़ के समान होता है, जड़ मजबूत तो पेड़ मजबूत, और पेड़ की जड़ कमजोर तो हम भी कमजोर। काम चक्र जननांगों में स्थित होता है, भ्रुकुटी, कंठ चक्र, मूलाधार, सब पे ये तीव्र प्रभाव डालता है, इसलिए ये सब मिलकर सही कार्य करने चाहिए। कटी चक्र, नाभि चक्र के ठीक पीठ में, ये ठीक हड्डी में पंपिंग स्टेशन समान, कमी से हाई बीपी, पीठ दर्द। नाभि चक्र छोटी हाथ बड़ी, अपेंडिक्स को नियंत्रित, कब्ज, शिशु जन्म में कठिनाई, आंत संबंधी रोग। प्लीहा, पेट के बाईं ओर, नाभि चक्र के नीचे, शिशु व बच्चों में प्लीहा चक्र को अर्जित न करने की सलाह दी जाती है। सौर सफाई घर की तरह कार्य करता है, निचले से ऊपरी हिस्से, इसी चक्र में होकर प्राण शक्ति के घनीपन शक्ति। हृदय चक्र, कंठ चक्र होता है थायराइड, गला, पैराथायराइड, घेंगा, गले में खरड़, आवाज बंद होना। भ्रुकुटी चक्र, बहु के बीच में पीयूष, अंतःस्रावी, प्रधान चक्र, ललाट चक्र, माथे के बीच, पेनियल ग्रंथि, तंत्रिका धर को नियंत्रित। बाह्य चक्र, पेनियल ग्रंथि, मस्तिष्क और पूरे शरीर को नियंत्रित। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, मैंने फटाफट रिवाइज कर दिया है, तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। और आप कैसे तैयारी कर रहे हैं मुझे बताइए प्लीज़ कमेंट में।